हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज हमारे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे उदारीकरण तथा वैश्वीकरण एवं निजीकरण, एलपीजी को पढ़ेंगे। यानी भारत में वर्ष 1991 में जो आर्थिक संकट आया था उसके बारे में तथा कैसे सुधार हुआ उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान भारत प्रधानमंत्री कौन थे? यह प्रश्न यूपीएसएससी पैट में पूछा गया था। इसका उत्तर है 1991 जो आर्थिक संकट आया उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इसका ऑप्शन है ए पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तथा डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, वित्त एवं सहायक मंत्री थे। 1991 भारत आर्थिक संकट। 1980 से 83 वैश्विक आर्थिक मंदी के दौर में भारत का निर्यात बुरी तरह प्रभावित हुआ। 1989 से 90 में भारत का व्यापार घाटा 54,000 करोड़ तक पहुंच गया था। इन वर्षों में भारत 1947 बाद पहली बार भुगतान संतुलन संकट से जूझ रहा था। इस संकट के लिए निम्न कारण जिम्मेदार थे। भारत अभी तक अमेरिका व अन्य बड़े पूंजीवादी शक्तियों के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध नहीं बना पाया था तथा सोवियत संघ भारतीय माल का सबसे बड़ा निर्यातक बना हुआ था। 1987 के बाद सोवियत संघ राजनीतिक आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी तथा 1991 में उसका विघटन हो गया। वर्ष 1991 जो आर्थिक संकट आया उसके कई कारण थे जो यहाँ आपको बताया गया है। भारत में अपने खनिज तेल की जरूरत का बड़ा भाग इराक और कुवैत से आयात करता था, लेकिन 1990 के इराक कुवैत युद्ध से यानी इराक और कुवैत में युद्ध चल रहा था। 1990 में भारत को तेल आयात का संकट सामना भी करना पड़ा। अन्य देशों से ऊंचे दामों पर आयात करने से विदेशी मुद्रा कोशी में तेजी से कमी हो रही थी। ऐसी स्थिति में जनता अत्यधिक महंगाई का सामना करना पड़ रहा था। इसके अलावा बोफोर्स घोटाले सानबू के साथ से भारत राजनीतिक स्थिरता उत्पन्न हो गई थी। 1989 में राजीव गांधी की सरकार को हार का सामना करना पड़ा। इस अस्थिरता में भारत उद्योग धंधे चौपट हो रहे थे। स्थिति महंगाई बेरोजगारी और भयानक बना रही थी। 1991 तक आते आते भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग समाप्त होने के कगार पर था। भारतीय रिजर्व बैंक के पास 3 सप्ताह के आयात के लिए ही डॉलर शेष रहे थे। ऐसी स्थिति में सरकार ने सामने IMF सुधार लेने के लिए कोई रास्ता शेष नहीं था। अतः सरकार ने सरासर सोने को गिरवी रखने के बदले 3.9 बिलियन डॉलर का ऋण लेने का स्वीकार किया। इतनी बड़ी मात्रा में सोने को गिरवी रखने से जनता की भावना आहत हुई। ठीक इसी समय राजीव गांधी की हत्या से जनता कांग्रेस के प्रति सहानुभूति भावना से जन्म लिया। परिणाम स्वरूप चंद्रशेखर सरकार सत्ता से हटा दी गई। 1991 सत्ता में आई नरसिम्हा राव सरकार ने वित्त मंत्री मनमोहन सिंह यानी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। उन्होंने आर्थिक संकट स्थिति को सुधारने के लिए कुछ कदम उठाए जिन्हें LPG के रूप में जाना जाता है। इनके तहत लाइसेंस राज्य को समाप्त कर दिया गया, कस्टम ड्यूटी को कम करना, निर्यात बढ़ाने के लिए मुद्रा विनिमय किया, निवेश के अनुकूल माहौल तैयार करना आदि शामिल थे। वर्ष 1991 से अब तक उठाए गए कुछ प्रमुख कदम जिन्होंने आर्थिक स्थिति को भारत की सुधारा। पहला कदम था औद्योगिक लाइसेंस प्रथा की समाप्ति यानी प्राइवेटाइजेशन को खत्म किया। प्राइवेटाइजेशन को लागू किया। आयात शुल्क में कमी लाना, मात्राओं तरीकों से हटाना, बाजार में शक्तियों का विनिमय, वित्तीय क्षेत्र में सुधार, पूंजी बाजार का उदारीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र का प्रवेश, निजीकरण, उत्पादन शुल्क में कमी, आय कर तथा निगम कर में कमी, सेवा कर की शुरुआत, शहरी सुधार, सरकार कर्मचारियों की संख्या कम करना, पेंशन क्षेत्र में सुधार, मूल्य समृद्धि आरंभ करना आदि थे। 1980 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव लेकर आया था। रिकॉर्ड सुधारों के इस मॉडल को सामान्यतः उदारीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण LPG मॉडल के रूप में जाना जाता है। इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य दुनिया को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से उठाने का लक्षण व्यापार था। साथ ही जगह ली कि सुधारों की श्रृंखला इन आर्थिक सुधारों को एक महत्वपूर्ण तरीके से देश के समग्र आर्थिक विकास को प्रभावित किया था। उदारीकरण सरकार नियमों में आई कमी को दर्शाता। भारत में आर्थिक उदारीकरण 24 जुलाई
1991 के बाद शुरू हुआ था, जो जारी रखने के वित्तीय सुधारों को दर्शाता है। निजीकरण और वैश्वीकरण। निजीकरण के रूप में अच्छी तरह निजी क्षेत्र के व्यापार, सेवा और सार्वजनिक क्षेत्र को सरकार स्वामित्व हस्तांतरण में निजी संस्थाओं की भागीदारी को दर्शाया, यानी प्राइवेटाइजेशन हुआ। वैश्वीकरण दुनिया में विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं समेकन के लिए खड़ा है। ग्लोबलाइजेशन यानी पूरे विश्व में। ऐतिहासिक रूप में लंबे समय तक भारत बहुत विकसित अर्थव्यवस्था है, जिसके विश्व के अन्य भागों के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध थे। औपनिवेशिक युग के अंग्रेज भारत से सस्ती दरों पर कच्ची सामग्री खरीदते थे। 1991 में भारत सरकार ने महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार प्रस्तुत किए, जिससे इस दृष्टि से बेहद प्रयास थे। इनमें से विदेश व्यापार उदारीकरण, वित्त उदारीकरण, कर सुधार और विदेश निवेश के अग्र शामिल। इन व्यापार भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद की। तब से भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत आगे निकल गई। सकल विदेश स्वदेशी उत्पादन औसत वृद्धि फैक्टर, जो 1991 से 91 के दौरान 4.34% थे, जो 1991-2011 के दौरान 6.24% बढ़ गई। 2015 में भारतीय अर्थव्यवस्था $2 ट्रिलियन से आगे निकल गई। नीति के मुख्य विशेषताएं। उदारीकरण। भारत में निजीकरण और वैश्वीकरण नीतियों में प्रकाश डाला जाए तो नीचे। विदेशी प्रौद्योगिकी समझौते, विदेशी निवेश, MRT अधिनियम, औद्योगिक लाइसेंस में ढील, निजीकरण और सामूहिक चर्चा, यानी पहले लाइसेंस लेना बहुत ही कठिन था, उसमें ढील दी गई। तथा विदेश व्यापार के लिए अवसर दिए गए तथा मुद्रास्फीति को विनियमन के लिए कदम कर सुधार किए गए। लाइसेंस परमिट राज्य के उन्मूलन, लाइसेंस में सुधार किया गया, जल्दी लाइसेंस मिल जाता था। आर्थिक माहौल के कारोबारी माहौल को कहा जाता था और दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता। हमारे देश में आर्थिक समस्या का समाधान करने के लिए सरकार कुछ उद्योगों, केंद्रीय योजनाओं के राज्य सरकार नियंत्रण, निजी क्षेत्र का महत्व साथ कई कदम उठाए। तदनुसार सेठ भारत के विकास की योजना का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे। जीवन स्तर को बढ़ाने, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और गरीबी, भूमि भिक्षा कम करने के लिए तेजी से आर्थिक विकास का आरंभ करना, आय तथा धन की असमानताओं को कम करना, समानता पर आधारित आदमी द्वारा मनुष्य के शोषण रोकने को, विकास को समाजवादी पैटर्न अपनाना, ध्यान में रखते हुए युक्त उद्देश्यों के साथ आर्थिक सुधारों को एक हिस्से के रूप में भारत सरकार जुलाई 1991 में एक नई औद्योगिक नीति घोषणा की। उदारीकरण। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण निम्न के शीर्षक शामिल। उदारीकरण सभी आवश्यक नियंत्रण और प्रतिबंध से भारतीय व्यापार को उद्योग को उदार बनाने के लिए उद्देश्य किया गया था। लाइसेंस, परमिट, कोटा राज्य के अंतर का संकेत है। भारतीय उद्योग को उदारीकरण के लिए सम्मान के साथ जगह ले ली। एक सचेत सूची छोड़कर उद्योगों में अधिकांश लाइसेंस की आवश्यकता खत्म कर दी गई। तथा निजीकरण निम्न सुविधाओं विशेषता थी। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में निजी क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कम भूमिका, बड़ी भूमिका के उद्देश्य से आर्थिक सुधारों में नए सेट। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने 1991 में नई औद्योगिक नीति सार्वजनिक क्षेत्र भूमिका को नई परिभाषा दी। उसी के उद्देश्य सरकार अनुसार वित्तीय अनुशासन सुधार और आधुनिकीकरण सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्य रूप से किया गया। यह भी निजी पूंजी और प्रबंधकीय क्षमताओं को प्रभावी ढंग से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सुधार करने के लिए उपयोग किया जाता है कि माना गया है कि सरकार यह प्रबंधकीय निर्णय लेने में उन्हें स्वायत्तता देकर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में दक्षता में सुधार करने का प्रयास किया गया है। दोस्तों, अब हम वैश्वीकरण के बारे में पढ़ते हैं, ग्लोबलाइजेशन के बारे में। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण निम्नलिखित विशेषताएं समेत हैं। वैश्वीकरण पहले से ही सरकार द्वारा शुरू किया गया उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों का नतीजा ही है। वैश्वीकरण आमतौर पर दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ पूरे देश में अर्थव्यवस्था का एकीकरण मतलब यह समझा जाता है। यह समझने के लिए व्यवहार लागू करने के लिए एक जटिल घटना है। यह अधिक से अधिक निर्भरता एकीकरण की दिशा में दुनिया को बदलने के उद्देश्य कर रहे हैं कि विभिन्न नीतियों को सेट का नतीजा है। यह आर्थिक, सामाजिक और भूगोल सीमा से परे नेटवर्क गतिविधियों का निर्माण शामिल है। वैश्विक अर्थव्यवस्था विभिन्न राष्ट्रों के बीच बातचीत, परस्पर निर्भरता एक बड़ा शामिल है। शारीरिक भूगोल अंतर राजनीतिक सीमाओं नहीं रह गया। दुनिया में एक दूर भौगोलिक बाजार में ग्राहक सेवा के लिए व्यवसाय को उत्तम बाधाएं रहती हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।